अब मैं आमंत्रित करता हूं एक और अपने और यंग चरकाचार्य, जिनको मैं स्नेहवश कहता हूं, वैद्य अभिजीत सराफ। इनका परिचय जब मैं देने को रहता हूं कहीं भी, तो मैंने इनको सुना है एक विद्यार्थी के रूप में। लगभग कितना रहा होगा अभिजीत जी, 1 सवा घंटा में आपके सामने बैठ के देहरादून में सुना एज ए स्टूडेंट। तो मैं अभिभूत था इनकी वाणी का, जो वो रूप देखा। आप बीएमएस हैं, एमडी हैं, पीएचडी हैं संगीता में, और आपने एमएस किया हुआ है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में। पीएचडी आपने पुणे की है चरक संहिता के विमान स्थान के 4 टीकाकारों पर, जो मेरी दृष्टि में एक अनुभव कार्य है। लगभग 1100 पेज की थीसिस जो संपूर्ण संस्कृत भाषा में आपने लिखी है, वो संस्कृत के अलावा आयुर्वेद में और कहीं वर्णित नहीं है, और संस्कृत भाषा में लिखी गई ये दूसरी ही थीसिस है। आपको पीएचडी के लिए उत्तम संशोधन पुरस्कार और विद्यापीठ का गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। पुणे के संस्था से चरक पुरस्कार प्राप्त आप सबसे युवा आयुर्वेद के विद्यार्थी रहे, वैद्य रहे हैं। सर्व जानकारी प्राप्त, सबके आदरणीय चरक के, कहना चाहिए कि सिनोनिम वैद्य धर्माधिकारी जी के साथ में आप 2008 से लगातार संपूर्ण भारत में चरक निरूपण का कार्य कर रहे हैं, और लगभग 148 चरक निरूपण के कार्य आप संपादित कर चुके हैं, जिसमें देश भर से लगभग 112 विद्यार्थियों ने भी अब तक चरक संहिता पर शास्त्रोक्त व्याख्यान देने में लगे हुए हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट गाइड रहे हैं संगीता विभाग के। सुधा देवी बेले संस्कृत पुरस्कार भी आपको मिला है। इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड भी बना है, जो लगभग 2 वर्ष पूर्व लार्जेस्ट चरक रिसाइटल का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। और इसके अलावा आप एनआईए जैसे उत्कृष्ट संस्थान में नियमित रूप से चरक निरूपण के लिए बुलाए जाते रहे हैं। और जिन्होंने अभिजीत सराफ को व्यक्तिगत रूप से सुना है, तो उनके सामने इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फेसबुक पर जितने भी हमारे विद्यार्थी सुन रहे होंगे इस विषय को, तो इनसे एक चीज जो मैं कहा करता हूं, इंस्पिरेशन हमेशा कहीं ना कहीं से मिलती है। अगर अभिजीत ऐसा कर सकते हैं, तो हमारा हर विद्यार्थी ऐसा कर सकता है। आवश्यकता है एक अच्छे गुरु की और एक अच्छे डेडिकेशन की। मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं अभिजीत जी से आग्रह करूंगा कि अपने वार्ता को आगे बढ़ाएं और हम लोगों को अपने औजपूर्ण ज्ञान से सिंचित करें। नमो नमः। अद्य श्रावणमासस्य शुद्ध पंचम्यां तिथौ एतत् समारंभे अत्र उपस्थिताः सर्वेषां मान्यवराणाम् अहम् अभिवादनं करोमि। एतत् मम अहोभाग्यं यत् अहम् अत्र उपस्थितः। मम महर्षि चरक जी का व्यक्तित्व और चरक संहिता पठन की पद्धति क्या है, इसके बारे में मेरे अल्पमति से मुझे जो पता है उसका मैं आपके सामने वो सब रखना चाहता हूं। आज श्रावण शुद्ध पंचमी है। महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी के नाम से ये पहचानी जाती है। और चूंकि चक्रपाणी जी ने अपने टीका में चरक संहिता सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की प्रथम पंक्तियों में जो लिखा है, जो पहले पेज के पहले 10-12 लाइन है, उसमें उन्होंने सूत्र ऐसा लिखा है, पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरत्रे ही पतये नमः। चरक ये शेष का अवतार है, उनको शेष जी का अवतार माना जाता है, और इसलिए आज नाग पंचमी है, आज शेष का पूजन किया जाता है। इसलिए आज ही
चरक जयंती मनाई जाती है। शेष जी के अन्य अवतार कौन है? तो वो है लक्ष्मण जी, बलराम जी, पतंजलि जी और फिर महर्षि चरक। अभी दो तीन महानुभावों ने अपने व्याख्यानों में ये कहा कि चरक और पतंजलि इनका कहीं तो एक कनेक्शन है, या फिर ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये दो व्यक्ति, मतलब ये दो नहीं थे, ये एक ही व्यक्ति थे। पर ऐसा इतिहास के इतिहास के दो संदर्भ होते हैं, एक इंटरनल रेफरेंसेस रहते हैं और एक दूसरे एक्सटर्नल रेफरेंसेस रहते हैं। तो दोनों संदर्भ से ये पता चलता है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग समय में ये हो चुके। और ये पतंजलि और चरक ये दोनों शेष के अवतार है, ये उनके बीच में जो कनेक्शन है, ये शेष के अवतार है। और जो कि ये शेष के अवतार है, इसलिए आज उनकी जयंती मनाई जाती है। तक्षशिला विद्यापीठ में उनका अध्ययन पूरा हुआ और फिर बाद में वो राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य के स्वरूप में उन्होंने कार्य किया। उनके साथ में वराह मिहिर, जो जाने माने प्राचीन काल के ज्योतिषाचार्य है, वो उनके साथ में उन नवरत्नों में थे। और फिर उन दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों ने जो कार्य किया वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को साक्षी मान के और एक दूसरे को आधार लेके उन्होंने किया है। इसलिए अगर आप बृहत संहिता पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी रचना और कई विषय ये चरक संहिता के जैसे ही है। और अगर चरक संहिता बहुत अच्छे से पढ़नी है तो जो अन्य विषय हमें पढ़ना चाहिए, जैसे दर्शन शास्त्र है, व्याकरण है, मीमांसा है, अन्य जो विषय है, उसमें दो और ग्रंथ मैं अभी सुनने वाले जो मेरे सारे आदरणीय गुरुजी है, मेरे समवयस्क है और मेरे जो छोटे भाई बहन है, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चरक संहिता समुचित अच्छे से समझनी है तो आपको दो ग्रंथों का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए। उसके साथ में आयुर्वेद के दृष्टि से वो एक ग्रंथ है महर्षि विद्यारण्य का पंचदशी और दूसरा ग्रंथ है वराह मिहिर जी का बृहत संहिता। अपने जीवन काल में आधुनिक इतिहासकार और संहिता के जाने माने पंडित वैद्य प्रियव्रत शर्मा जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने उसमें आप एक बार वराह मिहिर का बृहत संहिता का जो पार्ट लिखा गया है वो आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही उन्होंने, प्रियव्रत शर्मा जी ने भी बहुत ही सुंदरता से उसका विवरण किया है। तो ये शेष जी के अवतार है, इसलिए आज उनका हम वंदन करते हैं, आज उनकी प्रतिमा का पूजन करते हैं। इन्होंने चरक संहिता का, उनका कार्य क्या है, चरक जी का महत्व क्या है, क्या महत्व है, ऐसा कई लोग पूछते हैं कि इतना क्यों हम उनको वंदन करते हैं। इनका सबसे महत्व का कार्य यह है कि इन्होंने एक ऐसा प्राचीन तंत्र जो 3-4 हजार साल के काल में शायद खंडित हो चुका था और शायद लुप्त हो जाने को था, ऐसे अग्निवेश तंत्र का इन्होंने प्रतिसंस्करण किया। और ऐसा संस्करण किया कि आज हम बता नहीं सकते कि कौन सा सूत्र अग्निवेश का है और कौन सा सूत्र महर्षि चरक का है। दृढ़बल जी ने जो संपूर्ण किया वो उन्होंने खुद ने लिखा है कि मैं ये चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय लिख रहा हूं और कल्प सिद्धि स्थान की पूर्ति कर रहा हूं। पर बाकी जो चरक संहिता है उसमें से हम जो सूक्ष्मता से अध्ययन करेगा वो उसको पता चलता है कि ये कौन से काल में लिखा गया। जिनको थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन है, थोड़ा सा व्याकरण का अध्ययन है, थोड़ा सा दार्शनिक घटकों का अध्ययन है, वो बता सकते हैं कि अग्निवेश की भाषा कौन सी है और चरक की भाषा कौन सी है। पर अगर प्राथमिक स्तर पे हम अध्ययन करने जाएंगे तो हम दोनों के सूत्र में डिफरेंस नहीं कर सकते। ये इतना महत्व का कार्य चरक जी ने किया है, इसलिए अग्निवेश तंत्र का नाम ही चरक संहिता पड़ गया। अब इसको कोई अग्निवेश तंत्र से नाम से कोई पुकारता नहीं है, इसको चरक संहिता के नाम से ही पुकारते हैं। ये इतना महत्व का कार्य अगर इन्होंने प्रतिसंस्करण का कार्य नहीं किया होता तो आज हमारे पास अग्निवेश तंत्र उपलब्ध ही नहीं होता। और आज के आधुनिक काल में जिसको हम संहिता स्वरूप कहते हैं, ऐसे 3 ही ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और काश्यप संहिता। बाकी के जितने सारे ग्रंथ है उसमें अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, शारंगर है, माधव निदान है, भाव प्रकाश है, ये सभी संग्रह ग्रंथ है।
संहिता स्वरूप जिनका है, संहिता का अर्थ है पर सन्निकर्षा संहिता, और दूसरा संव्रियते एकत्रीक्रियन्ते अनेन यथा यत्र सा संहिता, ऐसा उसका निरुक्ति है। तो अनेकों विषयों से जिनका एकत्रीकरण किया गया, जिन्होंने उनका अभी के पहले के व्याख्यान में आदरणीय रामकृष्ण जी जो सर है, उन्होंने जो कहा कि ये जैसे व्यास महर्षि जी ने जो परंपरागत ज्ञान आ रहा था वेदों का, उपनिषदों का, उनको उन्होंने संहिता स्वरूप में रखा, ये कार्य व्यास जी ने किया, और फिर पुराणों की रचना की वगैरह। वैसे ही जो प्राचीन काल से दैवी परंपरा से लेके मानुषी परंपरा से जो आयुर्वेद की निर्मिति से आगे जो परंपरा आ रही थी, उनमें जो तंत्र निर्माण हुए थे, उनको संहिता स्वरूप जो थे वो अग्निवेश तंत्र था, सुश्रुत तंत्र था और काश्यप संहिता थी। तंत्र की रचना जो है, तंत्रों की रचना, ये महाभारत काल में हुई है। क्योंकि अगर सूक्ष्मता से हम महाभारत पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे जो महर्षि अग्निवेश थे, ये धनुर्वेद के भी ज्ञाता थे और ये आचार्य द्रोण के गुरु थे, और इनका आश्रम हरिद्वार के नजदीक कहीं पे था अग्निवेश जी का, और वहीं पे द्रोण जी का अध्ययन, द्रोण जी ने वहां पे उनके पास धनुर्वेद का अध्ययन किया था। और महर्षि अग्निवेश ने आयुर्वेद का अध्ययन पुनर्वसु आत्रेय से किया था, और धनुर्वेद का अध्ययन महर्षि अगस्त्य के पास से किया था। यह संदर्भ महाभारत में है। और फिर उन्होंने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। फिर बाद में, ये महाभारत काल की बात है, मतलब महाभारत, आज कलयुग, कृष्ण जी का अवतार खत्म हुआ तब कलयुग शुरू हुआ। आज कलयुग के 5535 साल हो चुके हैं, और उससे पहले 36 ईयर्स पहले युद्ध हुआ था। कृष्ण जी के देहांत से पहले 36 ईयर्स पहले कृष्ण जी का युद्ध हुआ था। और युद्ध के पहले द्रोणाचार्य के करीब 100 साल पहले द्रोणाचार्य जी ने वहां पे उनका अध्ययन किया था, क्योंकि उस समय की आयु 200 साल की थी, 150 से 200 साल की थी द्वापर युग में। तो ये महाभारत जो अग्निवेश तंत्र है वो करीब 5 से 6,000 साल पहला है। और चरक जी का जो काल है वो ईस्वी सन पूर्व पहला, दूसरा या तीसरा शतक है, जो वराह मिहिर और कनिष्क का काल है। तो बीच में करीब करीब 3,000 साल का अंतर है। तो इसमें जो अग्निवेश तंत्र में जो खंडता आई थी या कुछ लुप्त हो चुके थे पार्ट, जैसे आज की काश्यप संहिता मिलती है हमें, उसका प्रतिसंस्करण चरक ने किया। और वो ऐसा किया कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अग्निवेश तंत्र। इतना महत्व का कार्य चरक जी ने अपने आयु में किया है, इसलिए हमारे चरक हमारे लिए वंदनीय है। उसके बाद में चरक जी ने संन्यास लिया, और फिर वो आज जो जगह हम जाते हैं, मेरी बहुत प्रिय जगह है, और ये मेरी बहुत मनीषा है कि मेरे जीवन के आखिरी जो पल होंगे वो मैं चरक डांडा में बिताना चाहूंगा। ये मैं आपके सबके सामने रख रहा हूं। इतनी प्रीति मेरे उस जगह से है। 2 बार मैं वहां पे गया हूं, और मेरा भाग्य ऐसा है कि वहां पे 5,000 या 3,000 साल के बाद जो आयुर्वेद का अध्ययन हुआ, उसमें प्रथम व्याख्यान देने का सौभाग्य, परम भाग्य, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहां पे पिछले साल में व्याख्यान हुआ ऊपर चरक शिखर पर, और वहां पे वायु की संकल्पना रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मैं विश्व आयुर्वेद परिषद और विशेषतः वैद्य विनीश गुप्ता जी और वैद्य चौधरी सर जी, जो मेरे पितृ स्वरूप है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके कारण मुझे यह सौभाग्य मिला। अब जो इस जगह पे जाके आए हैं, उनको उसकी अनुभूति हुई है। तो वहां पे चरक जी ने वहां पे अपना आश्रम स्थापित किया, और फिर अपनी जीवन की जो अगली जो कड़ियां थी वहां पे बिताई। वहां पे अध्ययन, अध्यापन और चिकित्सा का कार्य किया, और आज भी उनकी स्मृति वहां के लोगों ने अपनी शेष रखी है। गांव का नाम ही चरेख गांव है, शिखर का नाम चरकान्य शिखर है, और उसको चरक डांडा, जैसे अभी आदरणीय चौधरी सर ने कहा कि जैसे शिखर का ऊपरी भाग होता है उसको डांडा कहा जाता है, तो उसको चरक डांडा कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्मृतियां उनकी जतन की गई है, और अभी हम सब मिलके उसको और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब चरक संहिता का चरक जी का व्यक्तित्व का इतना ही इतिहास में प्राप्त होता है। अन्य भी कोई इतिहास जिनको पता होगा, आप कृपया इसमें हमें उनकी इंफॉर्मेशन दे, और हम उसको बढ़ाएंगे।
अब चरक संहिता का महत्व जो हमने देखा कि ये क्यों महत्व का है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो आज हमें चरक संहिता के स्वरूप में प्राप्त होता है, जो मूलतः अग्निवेश तंत्र है। और सारी संहिताओं में मतलब तीन बड़ी संहिता है, चरक, सुश्रुत, काश्यप, और उसमें भी ये प्राचीनतम संहिता है, इसलिए ये महत्व की है। और ये काय चिकित्सा प्रदान होते हुए भी इसमें हमें 8 अंगों के संदर्भ प्राप्त होते हैं। जैसे विषय चिकित्सा का अध्याय है, शालक्य के अध्याय वर्णन हमें त्रिमर्मी अध्याय में मिलते हैं, स्त्री रोग का वर्णन हमें योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में मिलता है, बाल रोग का भी वहीं पे मिलता है, और शारीर स्थान में भी कई चरक स्त्री रोग के और बाल रोग के वर्णन वहां पे आते हैं। जेनेटिक्स का भी वर्णन शारीर स्थान में मिलता है। पहले 3 अध्याय ये तो पूरे जेनेटिक्स ही है, और मैं बहुत मतलब मेरी जितनी अल्पमति है उसमें से मैं बहुत सोच समझ के विधान कर रहा हूं कि जहां पे मॉडर्न साइंस रुक जाता है, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, उन प्रश्नों के उत्तर चरक संहिता में हमें प्राप्त होते हैं। एक सबसे दुर्गम प्रश्न जो हमें जिंदगी में कभी ना कभी सबको वो प्रश्न आया होगा मन में कि मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद में कहां जाने वाला हूं। ये प्रश्न भी अग्निवेशनी जी ने पुनर्वसु आत्रेय जी को पूछा था, और वो प्रश्न ऐसा है, कथम देहम उपैति देहात, एक आत्मा एक देह से दूसरे देह में कैसे जाती है। ये संदर्भ चरक शारीर स्थान अध्याय 2 में है, सूत्र नंबर 31, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और उसको आत्रेय जी ने उत्तर दिया है कि आत्मा तो विभु है, वो कहीं नहीं जाती और कहीं से नहीं आती, वो इसी जगह है और हमेशा रहेगी। तो कौन जाता है? वो कहते हैं भूतैः चतुर्भिः सहिताः सुसूक्ष्मैः मनोजवम गच्छति देहम उपैति देहात्। मतलब 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके परमाणु हैं। आकाश भी विभु है तो वो सर्वव्यापी है। तो 4 महाभूत के सूक्ष्म परमाणु ये मन के साथ अपने मृत्यु के समय शरीर से बाहर निकलते हैं, उसको लिंग देह कहते हैं, और उपनिषद की भाषा में उसको मनोमय कोश बाहर निकलता है और वो अगले शरीर में जाता है। जब उसका कर्म से उसका जन्म लेना पड़ता है तब वो जाता है। जो तैत्तिरीय उपनिषद में संदर्भ है कि तस्माद् वा एतस्मात् आत्मानम आकाशा संभूता, जिसको जन्म लेना है, वो जो आत्म तत्व है वो 3 कारणों के कारण, तैत्तिरीय उपनिषद में तो वो कारण बताए नहीं है, वो कहते हैं तस्माद् वा एतस्मात्, ये या वो कारण से आत्मानम आकाशा संभूतः, वो आकाश तत्व में आता है। आकाशात वायु, वायोः तेजसात्, तेजसात् उदकम, उदकात् पृथ्वी, पृथ्व्यात् औषधयात्, औषधयात् अन्नम, अन्नात् शुक्रम प्रसिद्धते। ये संदर्भ तैत्तिरीय उपनिषद का है। और इसी ऐसा ही शब्दशः संदर्भ चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय 4 में है। और वो कहते हैं जो आत्म तत्व है वो शुक्रभूतः, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब जो जीव आने वाला है वो शुक्र के साथ माता के गर्भ में जाता है और वहां पे वो स्थापित हो जाता है। पर जो कारण बताए हैं जन्म के, वो चरक जी ने बताए हैं। वो कहते हैं 3 कारण है, मोह, इच्छा और द्वेष। हम एक तो मोह से जन्म लेते हैं, या इच्छा से जन्म लेते हैं, या द्वेष के कारण जन्म लेते हैं। 3 कारणों से हमारा पुनर्जन्म होता है। जिसको ये 3 भाव नहीं है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती। तो मोह, इच्छा और द्वेष ये 3 महत्व के कारण हैं। अब और चरक संहिता में क्या लिखा गया है, जैसे अभी आचार्य राजेश जी ने विषय रखा कि सूक्ष्म परमाणुओं का, सूक्ष्म जीवाणुओं का वर्णन मिलता है हमें। मैं आप सबको एक चौंकाने वाला रेफरेंस बताना चाहता हूं। चरक संहिता की निदान स्थान के अध्याय 1 में ज्वर निदान अध्याय है, उसके 37 नंबर के सूत्र में चरक ऐसा कहते हैं कि जीर्ण ज्वर में घृतपान करना चाहिए, क्योंकि वो क्या क्या करता है, स्नेह से वायु का शमन करता है, स्निग्धा आदि गुण से पित्त और उष्मा का शमन करता है, और फिर संस्कारानुवर्तन से श्लेष्मा का शमन करता है। तो वहां पे चक्रपाणी जी ने टीका लिखी है कि पित्त और उष्मा ऐसा दोनों क्यों लिखा है। तो उसकी टीका में लिखते हैं कि शरीर का उष्मा 2 कारणों से बढ़ता है। ज्वर में जो उष्मा बढ़ता है वो 2 कारणों से बढ़ता है। प्रथम कारण है कि
दोष दुष्यों की सम्मूर्छना से, जो निज हेतु से दोष विकृत होते हैं, उनसे दुष्य विकृत होते हैं और उनकी सम्मूर्छना से फिर ज्वर में ऊष्मा बढ़ता है। और दूसरा कारण है त्रिपाद त्रिशिरा इत्यादि उक्त प्राणी विशेषस्य ज्ञेयः। जब तीन पाद तीन शिर ऐसा सूक्ष्म प्राणी शरीर में प्रवेश करता है तो उससे शरीर में ऊष्मा बढ़ता है। चक्रपाणी जी को यह पता था कि शरीर में ऊष्मा सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रवेश से शरीर में ऊष्मा बढ़ता है। यह चरक जी को पता था, यह अग्निवेश जी को पता था। हम इसको डिकोडिंग नहीं कर रहे हैं। ज्वर चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर 12 में ऐसा लिखा गया है, सूत्र ऐसा है, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवते। देहिनम मतलब शरीर धारण करने वाले, मतलब हम, इनके शरीर में अगर दोष नहीं होते हैं तो उनको ज्वर नहीं होता है। दिखने में तो ये वाक्य बहुत सामान्य दिखता है कि जिनके शरीर में दोष विकृत नहीं है उनको ज्वर नहीं होता है, पर इसको डिकोडिंग चक्रपाणी जी ने किया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे समुपसेवते ये क्रियापद क्यों लिखा गया है। अगर ज्वर नहीं होता है तो उन्होंने ऐसा लिखना चाहिए था, ज्वरः न भविष्यति या ज्वरः न भवति, पर ज्वरः न समुपसेवते ऐसा लिखा है तो सम उपसेवते, इसका डिकोडिंग उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति। जो भूत मात्र मतलब सूक्ष्म जंतु है उसका शरीर में प्रवेश दर्शाया गया है। जैसे अगर हम किसी एक गाड़ी से जा रहे हैं, उस गाड़ी में कोई व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है और उसको बुखार है, तो बाद में जर्नी खत्म होने के बाद में सिर्फ उसमें से बाकी के लोगों में से किसी 2 या 3 लोगों को ही ज्वर बुखार और खांसी होगी, बाकी को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मॉडर्न साइंस कहता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। हम कहते हैं कि उनके शरीर में दोषों की विकृति नहीं है। चरक कहते हैं जिनके शरीर में दोष प्राकृत है उनके शरीर में जीवाणु प्रवेश करने पर भी व्याधि निर्माण नहीं करता है। वो अपने लक्षण दिखाई देगा पर व्याधि नहीं करेगा। फिर से दोहराता हूं, जिनके शरीर में दोष विकृत नहीं है उनके शरीर में सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश करने पर भी व्याधि निर्माण नहीं करता है। इसलिए आगंतु व्याधि भी दोष प्रकोप के बगैर हो नहीं सकते हैं। लक्षण दिखाई देंगे प्रवेश के, या कोई मार लगा ऊपर से व्रण हुआ तो व्रण निर्मिति आगंतु है, पर बाद में जो ज्वर शोथ आएगा वो दोषों के बगैर नहीं आएगा। इसलिए चरक जी ने पूरे, आप कोई भी चिकित्सा स्थान का कोई भी अध्याय निकालिए, उन्होंने दोषों को छोड़ा नहीं है। कहीं पर भी धातु के अनुसार चिकित्सा बताई नहीं गई है। सभी चिकित्सा हमारी दोषों के अनुसार ही बताई गई है। दोषों के अनुसार चिकित्सा सभी बताई गई है। तो दोषों का महत्व बहुत सुंदरता से उन्होंने पूरे चरक में लिखा गया है। और इसलिए चरक के वाग्भट जी को लिखना पड़ा कि दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारण। चरक जी में और क्या है? चरक जी इतने रसिक व्यक्ति है कि आप चरक संहिता विमान स्थान के 6ठे अध्याय में पित्त प्रकृति की चिकित्सा जो बताई गई है वो एक बार पढ़िए। वो केवल रसिक व्यक्ति जिसको जिंदगी आयुष्य मतलब अपनी जिंदगी के सारे आनंद जिसने लिए हैं वही वो व्यक्ति लिख सकता है। आप एक बार बाद में जाके देख लीजिए। और क्या है देखिए, एक बार यहाँ पे वो पूरे रसिकता से रसायन का वर्णन करते हैं, रसिकता से वाजीकरण का वर्णन करते हैं, और उसी समय सूत्र स्थान में 3 अध्याय में पुनर्जन्म का वर्णन करते हैं। शारीर स्थान के 5वें अध्याय में अपवर्ग मतलब मोक्ष का वर्णन करते हैं। पहले अध्याय में योग से प्राप्त होने वाले सिद्धियों का वर्णन करते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाले जो भी कोई घटक होंगे वो चरक संहिता में वर्णित है। मद्यपान की विधि बताई है चरक में। मद्य कैसे पीना चाहिए, किसको किसने पीना चाहिए, किसने नहीं पीना चाहिए, कौन से ऋतु में कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि मद्यपान करने से पहले आप अपने माता पिता की अनुमति लो, गुरु को प्रणाम करो, और प्रथम जो मद्य होगा वो भूमि को अर्पण करो। ये कहने वाले चरक है पहले,
पर हम कब पढ़ेंगे ये? सूत्रस्थान के 5वें अध्याय में धूमपान का वर्णन करते समय उन्होंने वर्णन किया है कि मस्तुलुंगम स्रवेत। अब इसका अन्वय कैसे लगाएंगे हम? मस्तुलुंगम स्रवेत। और वही संदर्भ चरक चिकित्सा स्थान के 26 चैप्टर के नासा रोग वर्णन जो है 103 नंबर का सूत्र है, नासा रोग विज्ञानीय में यही संदर्भ आता है। इसका अर्थ ऐसा है कि मस्तुलुंग स्रवित नहीं होता है, मस्तुलुंग में जो दोष प्रकोप हुआ है वो उस धूमपान के कारण वो दोषों का स्राव नासा मार्ग से हो जाता है। और सीएसएफ का जो उजिंग होता है, जो किसी एक्सीडेंट में या कभी किसी अंतिम अवस्था में या कोई गंभीर अवस्था में होता है, वो भी इसमें आप ले सकते हो। अब हृदय का वर्णन हम हार्ट करते हैं, हृदय का अर्थ हम हार्ट करते हैं, पर वैद्यनाथ प्रकाशन ने 1923 में एक किताब प्रकाशित की है, उसका नाम है पारिषद्यम शारीरम। और उसमें अगर आप हृदय का वर्णन पढ़ोगे तो उन्होंने चरक जी का संदर्भ लिख के कहा है कि हृदय का अर्थ चरक सूत्रस्थान चैप्टर 30 में 29 में जो और 30 में जो हृदय आया है, 30 सूत्रस्थान 30 में वो हृदय का वर्णन मतलब उरस्थान में स्थित हार्ट का वर्णन नहीं है, वो ब्रेन स्टेम का वर्णन है। और अगर आप उन्माद अपस्मार में वहां पे हृदयम प्रविश्य कहा है, वहां पे आप हार्ट का अर्थ लोगे तो उन्माद अपस्मार की संप्राप्ति कभी खुलती नहीं है। अब वहां पे अगर आप शिरस्थ हृदय का अर्थ लोगे तो उन्माद अपस्मार की संप्राप्ति झट से खुल जाती है। अभी हमारे आचार्य धीमान सर जी ने उनके वक्तृत्व में एक विषय ऐसा रखा कि सिर्फ 8 ही अध्याय क्यों बताए हैं, चिकित्सा के 30 अध्याय बताए हैं। तो और उन्होंने उत्तर भी दिया। मैं उसी उत्तर को थोड़ा और विस्तार करना चाहता हूं कि 8 ही अध्याय नहीं है, 8 व्याधियों के अध्याय नहीं है, ये 8 संप्राप्तियों के अध्याय है। मतलब पहले निज आगंतु होने वाले ज्वर मतलब अन्नवह और रसवह के व्याधि, स्वेदवह के व्याधि उसमें आते हैं। फिर रक्तवह के सारे व्याधि जो पित्त प्रकोप के कारण रक्तवह के व्याधि है वो रक्त पित्त में आते हैं। फिर आंतरम प्रदेश में होने वाला शोथ जो है मतलब मुख से लेके गुदा तक जो शोथ आता है उसको गुल्म में समाविष्ट किया गया है। उसमें कई सारे मतलब एपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, जेजुनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर्स, रेक्टाइटिस, ये सारे गुल्म है, ये गुल्म में आते हैं। फिर बाद में मतलब ग्रहणी अलग से बताया है, पर निदान स्थान में ग्रहणी बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो बेसिक मूलतः वो ग्रहणी है। अर्श चिकित्सा स्थान में बताया है, निदान स्थान में नहीं बताया क्योंकि वो मूलतः गुल्म है। आंध्र प्रदेश में महासोतस में होने वाला शोथ है, वो गुदा ये महासोतस का एक भाग है, वहां पे शोथ स्वरूप होने वाला व्याधि है। फिर चिकित्सा विशेष से और स्थान विशेष से उसकी चिकित्सा अलग से बताई। फिर श्लेष्म प्रकोप से होने वाले व्याधियों में और मूत्र प्रवृत्ति बढ़ने वाले व्याधियों का वर्णन, वृक्कों के व्याधियों का वर्णन प्रमेय निदान में किया। हम प्रमेय का आज कोरिलेशन डायबिटीज से करते हैं, ये गलती है शायद मेरे स्वरूप से, क्योंकि डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ अन्न व स्रोतस और प्रमेह इज अ डिसीज ऑफ मूत्र व स्रोतस। इसका सूक्ष्मता से और स्थूलता से वर्णन चरक ने किया है। फिर बाद में क्षय के होने वाले व्याधि है जो शोष में आते हैं, उस शोष का अगला राजयक्ष्मा है, अगला अवस्था उसकी राजयक्ष्मा है। यक्ष्मा मतलब सूक्ष्म जंतु, मतलब सारे इन्फेक्शियस डिसीज का वर्णन राजयक्ष्मा में आता है। फिर उन्माद, फिर सारे त्वचा विकारों का वर्णन कुष्ठ में आता है। फिर ऐसा मानसिक व्याधि जो निज और आगंतु भी है उसका वर्णन उन्माद में किया। और सारे स्मृतियों के नाश, अपस्मार मतलब स्मृति का नाश, मतलब वो पार्शल होगा, टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा, सारे स्मृतियों का नाश उसमें अपस्मार कहा जाता है। आज हम क्या करते हैं, इन सारे डिसीज का मॉडर्न से कोरिलेशन करते हैं और वहीं पे शायद कुछ बड़ी गलती हो रही है, ऐसा मेरी अल्पमति से मुझे लगता है। तो ये चरक की विशेषता है। और एक मैं सभी अध्यापकों के सामने एक विषय रखूंगा और मेरा वक्तृत्व यहाँ पे खत्म करूंगा। चरक संहिता के अंतिम अध्याय में मतलब सिद्धिस्थान के अंतिम अध्याय में ऐसा वो कहते हैं कि 12 सहस्त्रीम संहिता हृदय स्थिति, हृदय में स्थित है। वहां पे 12 सहस्त्री श्लोक मतलब 12,000 श्लोक उसमें है, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। और फिर अगर हम आज की चरक संहिता के सूत्रों की गणना करेंगे तो 9,295 9,295 इतने ही सूत्र हमें मिलते हैं। तो 3,000 सूत्र कहाँ गए?
तो चरक संहिता के आखिरी अध्याय के सिद्धि संघ के आखिरी अध्याय में तंत्रोक्तियों का जहां पे वर्णन है, वहां पे खुद चरक कहते हैं कि तंत्रोक्तियों का वर्णन हम विस्तार से उत्तरे प्रवक्ष्यामः, मतलब चरक संहिता को सिद्धि स्थान के बाद 3000 सूत्रों, कम से कम 3000 सूत्रों की उत्तर स्थान वहां पे होगा। आज हमारे पास नहीं है, शायद आने वाले कल में हमारे पास वो प्राप्त होगा। इसका भी संशोधन किसी ने तो करना चाहिए। कौन करेगा? फॉरेनर लोगों ने करना चाहिए या हमने करना चाहिए? आपको पता है न्यूयॉर्क में 1898 में चरक सर्कल स्थापन किया गया है, जहां पे चरक का अध्ययन किया जाता है। 1898 से चल रहा है चरक सर्कल न्यूयॉर्क में। और चरक संहिता का क्रिटिकल एडिशन का काम जो हमने करना चाहिए वो आज वियन्ना में चल रहा है। जितने सारे लोग वहां पे हैं, एक भी भारतीय नहीं है, सारे परकीय व्यक्ति है और सभी काम संस्कृत भाषा में चल रहा है। तो क्या हम परकीय लोगों की राह देखते रहेंगे कि वो ढूंढेंगे और फिर हमें देंगे और फिर हम कहेंगे या हमारे पास पहले से था? जैसे योग का हुआ, योग शास्त्र जब फॉरेन में गया उसका योगा हुआ और वहां से आया तो हम उसको वाह वाह करने लगे। वैसे आयुर्वेद का होने जा रहा है। आज की सारे क्रिटिकल स्टडी जो चल रही है वो फॉरेन में चल रही है। क्यों? जापान में इतनी सूक्ष्मता से काम चल रहा है और हम किस में अटके हुए हैं? ये सोचना चाहिए हम सभी ने। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, पर ये मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि सिर्फ ग्रंथ का पूजन करने से, ग्रंथ का आदर करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें सबको एक साथ खड़े होके इसके लिए संशोधन कार्य करना चाहिए। त्रुटियां हैं आज भी, जो हमारे सामने चरक संहिता आज प्रकाशित होकर चौखंबा से प्रकाशित आती है, उसमें अभी तक मुझे 8 या 9 प्रिंटिंग मिस्टेक मिली है, और भी हो सकती है। इसका शोधन कौन करेगा? हमें करना चाहिए। एक संदर्भ बताता हूं मैं आपको कि कहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चरक संहिता विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 95 प्रकृतिता परीक्षण में, वहां पे मूल सूत्र में जो चतुर्विध परीक्षा प्रकृति बताई है, शुक्रशोणिक प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, और वहां पे लिखा गया है आतुर आहार विहार प्रकृति। और चक्रपाणी, गंगाधर, योगेंद्रनाथ सेन, ज्योतिषचंद्र सरस्वती, ऐसे 4 टीकाकारों की टीका विमान स्थान पे अवेलेबल है। सारे चारों टीकाकारों ने वहां पे मातु आहार विहार प्रकृति लिखा गया है। मतलब मूल सूत्र में मातु आहार विहार चाहिए। जो हमारे पास प्रिंटिंग चरक है, प्रिंटेड चरक है, उसमें आतुर आहार विहार लिखा गया है। ऐसे 8 प्रिंटिंग मिस्टेक्स अवेलेबल है, अभी पता चली है। इसको शोधन करके कब कौन काम करेगा? हमें ही करना चाहिए। तो चरक संहिता बहुत अच्छी है, इसका बहुत महत्व है, पर आगे क्या? आगे आने वालों काल में क्या उसका होने वाला है? अगर आज हम इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले काल में परकीय लोग उसको अध्ययन करेंगे और वो कहेंगे कि ये हमारी संहिता है क्योंकि हमने अध्ययन किया है। तो चरक संहिता का संक्षेप में महत्व और चरक जी का व्यक्तित्व मैंने बहुत संक्षेप में रखा। आज शुद्ध श्रावण शुद्ध पंचमी है। हम सभी धन्वंतरी के अंश हैं और हमें सब में चरक जी का, अग्निवेश जी का, पुनर्वसु जी का अंश हमारे सब में है। उन आपके सभी अंशों को मैं वंदन करता हूं। ब्रह्म दक्षाश्व देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी मान्यवरों को मैं वंदन करता हूं। धन्यवाद।